नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। मेरा नाम है अभिषेक। पिछले वीडियो में हमने आपको भारत के राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताई थी। आज के वीडियो में हम आपको भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता की ज़रूरत है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र 35 साल से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। केंद्र या राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसके साथ साथ 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना जरूरी है। साथ ही उसे 20 मतदाताओं का समर्थन भी होना चाहिए। उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि भी जमा करना जरूरी होता है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इस पद पर चुना गया व्यक्ति जनप्रतिनिधियों की पसंद होता है। राष्ट्रपति चुनाव की तुलना में उपराष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में थोड़ा फर्क होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यों के विधायकों की भागीदारी नहीं होती है। उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार 788 सदस्य वोट डालेंगे। इनमें राज्यसभा के 245 और लोकसभा के 543 सांसद हिस्सा लेंगे। राज्यसभा सदस्यों में 12 मनोनीत सांसद भी हैं। भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है। इसमें वोटिंग के लिए खास प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। इसके तहत वोटर को एक वोट ही देना होता है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की लिस्ट में पहली पसंद को 1 और दूसरी को 2, इस तरह से उसे प्राथमिकता तय करनी होती है। अब उपराष्ट्रपति चुनाव के काउंटिंग प्रक्रिया को भी समझ लीजिए। राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। उपराष्ट्रपति वही बनता है जो वोटरों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से अधिक हिस्सा हासिल करे। सबसे पहले यह देखा जाता है कि सभी उम्मीदवारों को पहली प्राथमिकता वाले कितने वोट मिले हैं। फिर सभी को मिले पहली प्राथमिकता वाले वोटों को जोड़ा जाता है। कुल संख्या को 2 से भाग किया जाता है और भागफल में 1 जोड़ दिया जाता है। अब जो संख्या मिलती है उसे वह कोटा माना जाता है, जो किसी उम्मीदवार को काउंटिंग में बने रहने के लिए जरूरी है। अगर पहली गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए जरूरी कोटे के बराबर या इससे ज़्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर ऐसा ना हो पाए तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। सबसे पहले उस उम्मीदवार को चुनाव की रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले हों, लेकिन उसे पहली प्राथमिकता देने वाले वोटों में यह देखा जाता है कि दूसरी प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर दूसरी प्राथमिकता वाले ये वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इन वोटों के मिल जाने से अगर किसी उम्मीदवार के मत कोटे वाली संख्या के बराबर या ज़्यादा हो जाएं तो उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर दूसरे राउंड के अंत में भी कोई कैंडिडेट ना चुना जाए तो प्रक्रिया जारी रहती है। सबसे कम वोट पाने वाले कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है। उसे पहली प्राथमिकता देने वाले बैलेट पेपर और उसे दूसरी काउंटिंग के दौरान मिले बैलेट पेपर्स की फिर से जांच की जाती है और देखा जाता है कि उनमें अगली प्राथमिकता किसे दी गई है। फिर उस प्राथमिकता को संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहती है और सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को तब तक बाहर किया जाता रहेगा जब तक किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोटों की संख्या कोटे के बराबर ना हो जाए। जैसे ही किसी व्यक्ति के पक्ष में वोट का कोटा पूरा होता है, उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित कर दिया जाता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।